हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका समर्पण एकपाल में। अभी हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न। ये चित्र है भाई, दिए गए प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सपोज करिए ये इसमें जो धारा बह रही टोटल हम मान ले रहे हैं आई। ये धारा यहाँ पर भी कितनी होगी आई, और इस पॉइंट पर भी धारा कौन सी होगी आई। इस परिपथ में जो धारा बह रही है मान लीजिए ये धारा कौन सी है I2। तो यही धारा यहाँ भी बहेगी क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ भी धारा कौन सी होगी I2। यहाँ कौन सी धारा होगी I2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आने वाली धारा कितनी है आई, ये I2। इस वाली धारा को मान लीजिए I1। ठीक है, प्रत्येक परिपथ में धारा दिखा दिया। यहां से लेके यहां तक ये पूरा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। पहला समझ में आया नहीं। दूसरा, ये यहां से लेके यहां तक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान भी सेम होगा। मान लीजिए धारा हमने क्या ले लिया है आई, तो ये पूरी धारा यहाँ पर आई रहेगी। अब यहाँ पे जो धारा है, यहाँ पर धारा, तो ये आने वाली धारा है और ये, तो आने वाली धारा कौन सी है आई, जाने वाली धारा कौन सी है I2। इसमें धारा नहीं था तो हमने मान लिया इस धारा का नाम क्या है I1। समझ में आया। अब मुझे प्रत्येक परिपथ में मतलब मुझे I1, I2 और I का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर यहां नाम ले लो। पहले शुरुआत कहां से करें, वहीं से करें क्या? बोलो बनाया हो फिगर कि नहीं? तुम लोग बनाए हो तो शुरुआत यहां से हुई है। तो A B C और यहां पर क्या लेंगे D। तो हम सबसे पहले बिंदु C पर बात करेंगे। बिंदु C पर हम किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे। किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है? किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु C पर परिणामी धारा, यार ऐसे मत लिखिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यही तो किरचॉफ का पहला नियम है। तो बताइए आने वाली धारा कितनी है I, और जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है सर? एक तो I2 है, एक I1 है। तो I1 प्लस I2। आई होप समझ में आया होगा इतना। बोलो कोई डाउट है? नहीं ना। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बंद रूप ले लेंगे। देखिए ABCA, तो ABCA क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? हम ऐसे चल रहे हैं। बताइए घड़ी ऐसे चलती है तो क्लॉकवाइज हो गया, और इसमें आप चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कैसे ले लें हम? धारा के विपरीत दिशा में ले लेते हैं, ऐसे चलते हुए आते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें। ठीक, तो यहां लिखेंगे बंद लूप कौन आ गया? ठीक है, बढ़े आगे सुनो, इतना इतना क्लियर है। आगे देखो, अब लिखेंगे बंद लूप, नाम बताइएगा बंद लूप ABCA में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर। तो सबसे पहले देखिए A से किधर की ओर जाना है मुझे B, और फिर B से किधर जाना है C, और C से किधर जाना है A। तो सबसे पहले A से B की ओर जाएंगे। तो A से B की ओर जाने पर विभवांतर V का वैल्यू कैसे लिखते हैं? I इंटू R। ठीक, अब सुनो, बंद लूप ABCA में KVL लगाया है मैंने। ठीक, सुनो, तो यहां पे क्या आएगा? V बराबर क्या होता है? I इंटू R। यहां लिख देता हूं, V बराबर होता है I इंटू R। ध्यान ये रखना है कि धारा की दिशा में विभवांतर ऋणात्मक होगा और विपरीत दिशा में धनात्मक। तो बताइए A से B की ओर जाने पर
हम धारा की दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में। तो यहाँ जो वैल्यू होगा विभवांतर का वह धनात्मक होगा। तो हम लिखेंगे धारा कितनी, इसमें प्रतिरोध कितना 1 और धारा कितनी I2, तो 1 गुणे I2 हो गया। फिर देखो यहाँ माइनस से निकल लेंगे प्लस पे, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा +1 ना। फिर अब चलेंगे A से B में, पूरा खत्म हो गया। अब B से C की ओर बढ़ेंगे, तो B से C की ओर जाएंगे तो सबसे पहले विभवांतर लिख लेते हैं। विभवांतर कैसे लिखेंगे, धारा की विपरीत दिशा में है तो विभवांतर धनात्मक होगा। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध 2 और धारा कितनी I2, तो 2I2 सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस से किस पर निकल रहे हैं, माइनस पर, तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा -2, बताइएगा। फिर यहाँ पर हम सी पर पहुंच गए। अब क्या करेंगे, सी से किसकी ओर चलेंगे, ए की ओर ना, तो सी से ए की ओर आ रहे हैं, तो यहां से यहां आएंगे तो देखो धारा इसमें कौन सी है I1 और प्रतिरोध कितना है 2, तो धारा की दिशा में आ रहे हैं इसीलिए -2I1 आया कि नहीं। -2I1 क्यों आया समझना, बराबर क्या आएगा 0। यही तो किरचॉफ सलाह है, किसी बंद लूप में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I2 वाला बाद में लिखेंगे, -2I1 पहले लिख दो। देखो ये 1I2 है और ये 2I2 है, मिलकर कितना हो जाएगा 3I2, और एक में से 2 घटाएंगे तो -1, उधर जाके +1 हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इस वाले में लेंगे हम, तो लिखेंगे बंद लूप, नाम बताइए। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए फिर डी फिर सी और ए में केवीएल लागू लगाने पर आओ, जब यहां पर केवीएल लगाएंगे तो सबसे पहले ए से डी की ओर जा रहे हैं, तो इसमें धारा कितनी है I और प्रतिरोध कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3I। ठीक, फिर हाँ धारा की दिशा में है ना, तो माइनस रहेगा ये। फिर यहाँ पे प्लस से किधर की ओर निकल रहे हैं, माइनस की ओर, सॉरी माइनस से किधर निकल रहे हैं, प्लस की ओर, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। ठीक, फिर यहां से वापस आएंगे डी से सी की ओर, तो सबसे पहले हम क्या करें, धारा विभवांतर लिखेंगे, कितना है धारा कितनी I और प्रतिरोध कितना 1, तो 1 इंटू I। ठीक, अब बचा हमारे पास क्या, विद्युत वाहक बल प्लस से किधर निकल रहे हैं, माइनस पे, तो विभवांतर विद्युत वाहक बल कितना होगा -1 बराबर यहां, हाँ धारा की दिशा में है तो ये माइनस रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना, ये रहेगा हमारे पास ये -1I और -3I मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस यहां पे देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर I का मान रख दीजिए, I बराबर क्या होता है I1 प्लस, तो समीकरण 1 से I का मान रखने पर ठीक, यहां रख दीजिए -4, I का वैल्यू बताइएगा I1 प्लस, ये +2 उधर जाएगा -2, हाँ मैंने कहीं गड़बड़ किया क्या, फिर से करूंगा, यहाँ हो गया। देखो ए और डी के बीच निकालेंगे तो यहाँ प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में I का गुणा कर देंगे, यहाँ धारा दिखा दो I, तो कितना आएगा 3I, क्योंकि ये धारा की दिशा में है इसीलिए माइनस चिन्ह के साथ। फिर यहाँ माइनस से प्लस पे निकल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल +3। फिर अब डी से किसकी ओर जाएंगे, सी की ओर, तो सबसे पहले विभवांतर लिखते हैं, धारा कितनी है I और प्रतिरोध कितना है 1, धारा की दिशा में है तो
1 इंटू आई। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में यहाँ पर कितना है? बोले तो देखिए भाई, दिए गए चित्र में मुझे क्या करना है, प्रत्येक परिपथ के बीच धारा आई का ही वैल्यू निकालना है सभी पर। इसमें कौन सी धारा है, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी। कितने सेल है यहाँ पर? 2 सेल। तो मान लो इस वाले सेल में जो धारा बह रही है वह I1 है, कौन सी, और इस वाले सेल में जो धारा बह रही है वह क्या है, ठीक। चलो इस वाली धारा को जो यहाँ पे इसमें बह रही है हम क्या मान ले रहे हैं, मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I3। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ कौन सी धारा होगी, यहाँ भी तो I3 होगा। ये आने वाली धारा है, ये जाने वाली धारा है। अगर आने वाली धारा में से जाने वाली धारा घटा दे तो इसमें कितनी धारा होगी मालूम हो जाएगा। तो I1 में से क्या घटाएंगे, I3। तो इसमें कौन सी धारा बहेगी, I1 माइनस I3। इस संधि पर धारा निकल गया। बोलो, किरचॉफ का पहला नियम लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे आओ, इस बिंदु पर, यहां भी तो संधि है, कौन सी धारा है यहाँ पर, I2। यहां से कौन सी धारा आ रही है, I1 माइनस I3। तो ध्यान ये दीजिएगा। अच्छा, पीछे कौन सी धारा है यहाँ पर, I1। ये धारा यहाँ पे आके बटेगी तो यहाँ भी धारा वितरण होगा। ये I2 है तो इसमें भी क्या रहेगा, I2। बोलो भाई, ये पूरा सीरीज में जुड़ा है ना, तो इसमें सेम धारा रहेगा। अब समझो, यहां पर देखो, इस पॉइंट पर पहले कौन सी धारा आ रही है, I1 माइनस I3। और ये वाली धारा यहां से भी आ रही है। तो अगर ये भी आ रही, ये भी आ रही, तो ये जाएगी ना, तो ये जाने वाली धारा हो जाएगी। इस धारा का मान कैसे निकालेंगे, आने वाली धारा और बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा का नाम है I1 माइनस I3, और ये भी आ रहा है तो प्लस I2 हो जाएगा। तो यहां पे धारा हो गया I1 माइनस I3 प्लस I2। आई होप समझ में आया होगा। आने वाली धारा निकाल लिया, तो सभी आने वाली धाराओं को जोड़ देंगे, जाने वाली धारा निकल जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट पर देखो, धारा यहां पर, यहां भी तो संधि है, तो यहां भी धारा बटेगी। तो कौन सी धारा, I1 निकल गया इसमें से। जब इस वाली धारा में से, आने वाली धारा में से I1 निकल गया तो जाने वाली धारा कितनी बचेगी यहाँ पर, तो ये I1 घटा दो तो I2 माइनस I3 बचेगा। आया कि नहीं आया, देखो आने वाली धारा कितनी है, I1 माइनस I3 प्लस I2, और इसमें जाने वाली धारा I1 घट जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा, I2 माइनस I3। तो इसमें कौन सी धारा होगी, तो थोड़ा बगल में कर लो, इसमें जो धारा होगी उसका नाम हो जाएगा I2 माइनस I3। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, धारा यहाँ I2 मिल रही है कि नहीं, आने वाली धारा कौन सी है, बोलो I3, और ये भी आने वाली धारा है प्लस I2 माइनस I3। आप देखोगे सॉल्व करके तो I2 मिल गया। सही है, समझ में आया। धारा का वितरण इसी प्रकार से दिखाते हैं। यहाँ किरचॉफ का पहला नियम लगा लेते हैं, पूरा धारा दिखा देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। कौन सा नियम लगा के, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाकर। ठीक है, आप देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। समझ में आया कि नहीं आया, धारा वितरण आया। जितने सेल हैं पहले आप उतनी धारा को दिखा दीजिए। कितने सेल, 2 सेल। तो हमने इसमें बहने वाली धारा I1 दिखा दिया, इसमें I2। अब यहाँ पर ये धारा एक से अधिक भाग में बट रही है, तो इस वाली धारा को I3 मान लो या इस वाली धारा को I3 मान लो। तो हमने इसको मान लिया I3। ये आने वाली धारा, तो यही धारा आगे जाके बटेगी, क्योंकि धारा इधर से तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सेल थोड़ी है, यहाँ से धारा जाके बाहर की ओर जाएगी। तो यहाँ से ये जाने वाली धारा है और ये भी जाने वाली धारा है। तो इस धारा को अगर हम I3 मान ले रहे हैं
तो ये धारा कैसे निकालेंगे, I1 में से I3 घटा देंगे। ठीक, अब देखो संधि कहां मिला आपको, यहां पर मिला। यहां पर कौन सी धारा है, I1 माइनस I3 आ रहा है, इस इधर से भी धारा आ रहा है I2। तो अगर ये दोनों धाराएं आ रही हैं तो ये वाली धारा क्या करेगी, जाएगी। तो इस धारा का मान कैसे निकालेंगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा ये भी है ये भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, I1 माइनस I3 प्लस I2। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आने वाली धारा कितनी है, I1 माइनस I3 प्लस I2, और जाने वाली धारा कितनी है, I1। तो अगर आने वाली धारा में से जाने वाली धारा घटा दे तो कितनी धारा बचेगी, I2 माइनस I3। ठीक है, यानी इस वाले परिपथ में कितनी धारा बचेगी, I2 माइनस I3। इधर से कौन सी धारा आ रही है, I3। इस पॉइंट पर भी धारा बटेगी क्योंकि यहाँ पर संधि है। तो इस संधि पर आने वाली धारा कौन सी है, I2 माइनस I3, और आने वाली धारा कौन सी है, I3। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को हमने जोड़ दिया तो कौन सी धारा बचेगी, I2। देखो ये धारा आगे जा रही है और यही धारा यहां भी है। समझ में आ गया, बोलो नहीं है, फिर से बताएं क्या, आया। सुनिए, तो एक बंद पास ले लीजिए, लिखेंगे किस बिंदु पर नियम लगाए, यहां पर सबसे पहले ए पर लगा है संधि का नियम, बी पर लगा है संधि का नियम, सी पर लगा है संधि का नियम, और डी पर नहीं लगाओगे तब भी चलेगा ना। तो एक ही चीज लिख लो, यहां पर संधि का नियम लगाए हैं, क्या है, बिंदु लिखा तो दिए, क्या जरूरत है, कहीं जरूरत पड़ेगी, I1 प्लस I2, बस रहने दो, सब धाराएं अलग अलग है ना, दिखाना नहीं है। किरचॉफ का पहला नियम ना लगाओ क्योंकि मैंने डायरेक्ट फिगर में दिखा दिया है। तो लिखेंगे बंद लूप ए बी सी ए में, बंद लूप ए बी सी ए में केवीएल लगाने पर किरचॉफ वोल्ट लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, ए से बी की ओर बताओ, 4 प्रतिरोध कितना है, 4, और धारा कौन सी है, I1 माइनस I3। क्या यह ऋणात्मक होगा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस चिन्ह के साथ। फिर यहां से यहां पहुंच गए बिना किसी बाधा के। अब बी से किधर की ओर आएंगे, सी की ओर, तो ये धारा की दिशा में चल रहा है तो ये भी ऋणात्मक होगा, तो -2, और धारा कितनी है भाई, I1 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2। ठीक है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। अब सी से ए की ओर आएंगे, तो सी से ए की ओर आएंगे, देखो विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस चिन्ह के साथ निकालेंगे विभवांतर। कितना है यहाँ पर विभवांतर, 1 गुणे I1। अच्छा, यहां पर बैटरी है यानी इसका विद्युत वाहक बल होगा, प्लस से किधर, माइनस से किधर निकल रहे हैं, प्लस पे, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे +10 बराबर, समझ में आया, ब्रैकेट ओपन करो, -4I1 प्लस 4I3 -2I1 प्लस 2I3 -2I2 माइनस I1 प्लस 10। इसको नीचे कर लो, I1 माइनस I3 तो प्लस 10, बोलो भाई, इक्वल टू 0। सॉल्व करिए उसको, देखो I1 वाला एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो तीनों माइनस है, तीनों जुड़ जाएंगे, 4 2 6 और 1 7, ये हो गया -7 I1। I2 वाला देखो यहां पर है -2 I2। I3 वाला देखो +4 I3 प्लस 2 I3, तो दोनों जुड़ जाएंगे +6 I3 बराबर +10 उधर जाएगा -10। ठीक, माइनस कॉमन ले लो, दोनों तरफ माइनस काट दो, यहाँ 7 I1, ये माइनस बाहर चला गया तो +2 I2, ये प्लस था, अब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा, 6 I3 इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट आया सबको।
अब यहां नीचे वाले में लगा लो किरचॉफ वोल्ट लॉ, बताओ क्या आएगा। क्या हो तो पहले पीछे वाले में लगा लो। बी यहां पर एक बिंदु ले लो ई, बी ई डी, बी ई डी सी बी, तो लिखेंगे बंद लूप, बोले बी ई डी सी बी में। सबसे पहले बी से ई की ओर जाओ, तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, प्रतिरोध तो है नहीं ना, तो विभवांतर क्या होगा 0। फिर विद्युत वाहकबल मिलेगा प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, तो -5। फिर यहां से यहां आओगे ई से डी की ओर, ई से डी की ओर आओगे, धारा कितनी है I2, लेकिन प्रतिरोध नहीं है तो वो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां तक पहुंच गए, ई से डी की ओर आ गए, अब क्या करेंगे डी से सी की ओर जाएंगे, तो डी से सी की ओर जा रहे हैं, धारा नीचे आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस के साथ लिखेंगे विभवांतर, प्लस। देखो प्रतिरोध कितना है 2, धारा है I2 माइनस I3। फिर यहां से यहां जाएंगे, धारा नीचे आ रही है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी प्लस रहेगा। प्रतिरोध कितना 2, और धारा कौन सी है इसमें I1 माइनस I3 प्लस I2। पूरा हो गया लोग, बराबर जी। सॉल्व कर लो इसको, ये -5 उधर जाएगा +5, यहां पे गुणा करो, 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 कर लो, ये इसमें -2I3 इक्वल टू, अब देखो I1 वाला कहाँ है यहाँ, तो 2I1, फिर I2 वाला देखो एक यहां पर है, यहाँ पर, तो +4I2, I3 वाला यहां पर है एक यहां पर है, तो -4I इक्वल टू 5। समझ में आया। अब ध्यान से देखना, यहां से आप किसी एक को बराबर करके गायब कर दीजिए। कोई गायब हो रहा है क्या, नहीं। किसी के गुणांक बराबर है, नहीं बराबर है, तो 2 कॉमन लेके उधर 5/2 हो जाएगा ना। कर सकते हैं ऐसा, या इसमें 2 का गुणा करके भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए 2I2 का और यहां पे रख दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहां पे देखो 2I2 है ना, अगर 2I2 का यहां से वैल्यू निकाल लें और यहां रख दे तो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। या इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा करके इसको बराबर कर दो, किसी एक को गायब करो। यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनेंगे, कम से कम 3 इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन बना के सॉल्व कर पाएंगे हम इसको। क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल है, जितने वेरिएबल होंगे उतने कम से कम उतने इक्वेशन बनने चाहिए, तब जाके सॉल्व होगा। अभी 2 बनाए, अभी हम लोग कौन सा बाकी है, ये वाला बाकी है, ठीक। पहले यहाँ पे हम गायब कर लेंगे किसी एक को। बताओ किसको गायब करें, I2 को गायब करना आसान है। तो इस लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, गुणा करें डांटे मान रखें, इसमें 2 का गुणा करेंगे ताकि ये 4 हो जाए, और फिर उसके बाद घटा देंगे, ठीक। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने क्या आएगा भाई, जब इसको हम गुणा करके घटाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2 का गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, बोलो। यहां पर 4I2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -12I3 बराबर 20। अब ये वाला घटा रहे हैं यहां पर 2I1 प्लस 4I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 5। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अच्छा यहाँ को 14 में से 2 घटाएंगे, कितना हो चुका 12, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखो -12I3 और यहाँ पे प्लस 4I3, प्लस माइनस मिलके घट जाएगा। इस चिन्ह से मतलब नहीं है, अब माइनस देखो प्लस देखो, घटेगा ना,
तो 12 में से 4 गया 8, माइनस 8 रहेगा I3। माइनस क्यों? क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का। बराबर क्या बचा? बोलो। हाँ, ठीक है। समीकरण कौन सा बनेगा? 3। ठीक, अब वापस आ जाओ इस लूप में A, C, D और A में। चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। कैसे चले? ADCA में ऐसे भी चल सकते हो, जैसे तुम लोग चाहो। किसे किधर चले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो। लूप बंद नहीं लिखोगे तभी ए, चलो C, फिर D और KVL लगाने। तो आ जाओ, सबसे पहले ए से हम सी की ओर चल रहे हैं। धारा कितनी है? I1 और प्रतिरोध कितना है भाई? 1। तो 1 गुणे I1 हो गया। विद्युत वाहक बल देखो प्लस से माइनस पे निकल रहे हैं, तो -10। सही है। फिर अब क्या हो गया? ए से सी हो गया। अब सी से किधर की ओर? डी। तो धारा कितनी है इसमें? प्रतिरोध 2 है, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, तो माइनस के साथ लिखेंगे -2। और धारा है I2 माइनस I3। ठीक है। अब डी से ए की ओर चलेंगे, तो धारा कितनी है? देखो धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे विभवांतर 4I3। पहुंच गए वापस? ठीक। अब इसको सॉल्व करो। यहां रहेगा I1, ये माइनस से उधर जाएगा +10, यहां अंदर गुणा करो। ये -2I माइनस और माइनस 2I3 प्लस 4I3 इक्वल टू 10। सही है। अब देखिए इसको लिख लीजिए, ये I2 वाला सिंगल है तो इसको भी उतार लीजिए। ये देखो I3 वाला डबल है, इसको जोड़ें, दोनों प्लस है। ठीक, यहां तक आया। अब मुझे ये बताइए, इसको बना लीजिए समीकरण कौन सा, कोई भी बना लो और इससे तुलना करो। देखो इसमें इसके गुणांक बराबर हैं, या इसके गुणांक बराबर हैं, या यहाँ पे गुणांक बराबर हैं। कहीं तो बराबर होने चाहिए। एक बराबर है क्या? ना, तो 4 बना लो। समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, घटाएंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, विपरीत चिन्ह जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण बोलो 4 को जोड़ने पे तो जोड़ेंगे तो वहां 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 ना, बराबर 10। यहाँ पे आएगा I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3। तो ये तो हमारा खत्म, ये भी खत्म हो गया क्या? बोलो कितना बचा यहाँ पर? बराबर I1 बराबर, यहां से लिखता हूं, I1 बराबर 20/8, काटेंगे तो 5/। ठीक, I1 का वैल्यू आ गया। अब इस I1 के वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, किसका वैल्यू आ जाएगा? I3 का। बोलो I1 का मान, समीकरण इसमें रखेंगे 3 में, 3 में जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां पे हमारे पास है 12 गुणे, बोलो एक आंसर आ गया है ये। तो 12 I1 का वैल्यू 5/2 माइनस 8I3 बराबर 15। ये देखो 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 पंचे, ये +30 उधर जाएगा
तो 8i3 बराबर 15 माइनस 30, तो -8i3 बराबर -15। तो i3 का वैल्यू आया भाई। अब बचा किसका वैल्यू है, i2 का। अब लिख लो i1 और i3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहां कर दूं, जगह कम पड़ रही है मुझे। हाँ नोट करोगे तो मिटा कर आए, चलो नोट कर लो तब करते हैं, नोट कर लो। तो देखिए अब सुनो शांत रहो, i1 और i3 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम रख किस में रहे हैं, 4 में। तो लिखेंगे i1 और i3 का मान समीकरण 4 में रखने पर i1 तथा i3 का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिएगा। i1 का वैल्यू कितना है बताइए, 5/2 माइनस 2i2, यहाँ 2i2 प्लस 6 गुणे i3 का वैल्यू कितना निकला, 15/8 बराबर 10। सुनो भाई सब लोग, देखो यहां पर 2i2 इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर लाओ। 5/2 प्लस यहाँ पे गुणा हो जाएगा, चाहो तो काटना चाहो तो काट दो, 3 से 2 से काटोगे 2 3 6 और यहाँ पर 4, तो 45/4, ये प्लस 10 इधर आएगा -10 बराबर आ गया 2i2। सही है, इसके बटे 1 मान लीजिए, सबका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 का गुणा होगा यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 का गुणा होगा तो 45 आएगा, और यहाँ पर 4 का गुणा होगा 40, -40। ये किसका वैल्यू है, 2i2 का। सही, अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसमें से घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 और 15 जो 10 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 15/4 यहाँ पे आएगा 2i2, ये यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में जाएगा, तो i2 बराबर 15/8। ठीक, ठीक है, समझ में आया, दोनों का वैल्यू सेम आया। क्लियर है क्या।